अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन कॉन्कर्ड, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे ये कहने की इतनी आदत हो गई है शुरू में कि दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, कि जब भी किसी नई जगह पे होता हूँ तो पहले 5-10 जो ट्राइज़ हैं वो इसी में ज़ाया हो जाती हैं कि मैं वाशिंगटन में नहीं हूँ, मैं किसी और जगह हूँ। मैं अमेरिका के क्रॉस नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा हूँ, छोटे छोटे टाउन्स को देख रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मिल रहा है कि किस तरह से अमेरिका के क्रॉस कल्चर, इकॉनमी, लेवल्स ऑफ एजुकेशन जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हैं। बहरहाल आज 5 जुलाई 2025 और हफ्ते का दिन था जो अब इख्तिताम पसीर हो रहा है। इस स्टेज पे पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। जो सबसे बड़ा पजल और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने है और मुझे बहुत शक है कि आप में से अक्सर लोगों ने, अक्सर पॉडकास्टर्स ने, सोशल मीडिया ने इसे इग्नोर कर दिया होगा कि गुज़श्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान का जो ट्रेड डेलीगेशन था, जिसकी ऑफ कोर्स अमेरिका के साथ बहुत इंपॉर्टेंट उनके ट्रेड रिलेशनशिप है और एक ऐसी ट्रेड डील है जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो जमी हुई हैं। अमेरिकन मीडिया इसे फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसे फॉलो कर रहा है। उसमें हिंदुस्तान को खासी फ्रस्ट्रेशन और नाकामी का सामना है और इंडियन डेलीगेशन, जिसको बहुत उम्मीद हो चुकी थी कि वियतनाम के साथ जब हम सेटलमेंट हो गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की 20% पे, तो उन्हें भी ये डील मिल जाएगी 9 जुलाई से पहले, वो फ्रस्ट्रेट होके जुम्मे के दिन वापस हिंदुस्तान चले गए हैं। उनकी ट्रेड डील कंक्लूड नहीं हो सकी। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो आया, जिससे कहना जूलियस सीजर ने कहा था इजिप्ट की फतह के बारे में कि आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। तो पाकिस्तान का डेलीगेशन कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पे लेके आए और उनकी ऐसे करके देखते ही देखते उनकी डील जो है वो पूरी की पूरी फाइनलाइज हो गई और पाकिस्तान के अखबारों में उसकी खबरें जो हैं वो छप रही हैं। ये पजल है क्या? क्यों हिंदुस्तान को इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतनी नाकामी का सामना है और क्यों पाकिस्तान ने इतनी आसानी से अपनी ट्रेड डील जो है वो सेटल कर ली है? ये एक ऐसा पजल है जिस पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा, लेकिन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत का जो डिफरेंस है कि हिंदुस्तान की रूलिंग एलीट जो है उसके सामने किस किस्म के चैलेंजेस और कंस्ट्रेंट हैं और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करती है, इसमें इसका जवाब है। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं 2-3 और इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं, न्यूज़ कह लें, डेवलपमेंट कह लें, उसका जिक्र कर दूँ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जनाब समदी साहब जो हैं, इसहाक डार साहब ने लाहौर के अंदर ये फरमाया है कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो खबर थी कि वो इमरान खान से अडियाला जेल में जाके मुलाकात करेंगे और तमाम मामला को सेटल करेंगे, ये बिल्कुल एक अफवाह है। ये किसी ने अपने मकासद के तहत ये अफवाह जो है मशहूर की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इमरान खान ने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशहूर की है, बिकॉज ज़ाहिर है कि इमरान खान को कोई शौक नहीं है नवाज़ शरीफ साहब से मिलने का, कोई यकीन भी नहीं करेगा। ना ही ये खबर और ये अफवाह जो है, जैसे अब इसहाक डार साहब अफवाह कह रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों से निकली थी। तो फिर ये कहाँ से आई थी? बहरहाल उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही है और इस मौके पे ऐसी कोई बात कभी थी ही नहीं है। अब ऐसी कोई बात कभी थी ही नहीं या उसके ऊपर इतना नेगेटिव फीडबैक मिला है पाकिस्तान की लेगेसी मीडिया से, सोशल मीडिया से, जगह जगह से कि ये असेसमेंट की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस मौके पे इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उनकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमारा उठना बैठना और हमारा तमाम अलायंस और हमारा रिलेशनशिप और इत्तेहाद जो है, हम इकट्ठे आए थे उनके साथ, वो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अब ये इसहाक डार साहब ये सब कुछ कहाँ पर कह रहे थे? इसहाक डार साहब ये पहुँचे हुए थे लाहौर के अंदर दाता की नगरी में, दाता दरबार में, और वहाँ पे उन्होंने सफ़ेद रंग की नमाजी टोपी पहनी हुई थी जब वो ये सब कुछ प्रेस टॉक कर रहे थे। जब मैंने उनकी नमाजी टोपी वाली तस्वीर देखी उन वीडियोज़ के अंदर या अखबारों के अंदर, तो मुझे वो शायर मशरक़ अलामा इकबाल का वो मिसरा मुझे बहुत याद आया कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरा ख्याल कुछ इस तरह से है, मैं सरबसजदा हुआ कभी, मैं सरबसजदा हुआ, इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ज़बानी याद आ रहा है, मैं सरबसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जो कुछ ये पाकिस्तान की रूलिंग एलीट पाकिस्तान की रिसोर्सेज के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान की तारीख के साथ करती है, ये पता नहीं किस किस्म की साइकोलॉजिकल फीलिंग लेके दाता दरबार के अंदर, ये बादशाही मस्जिद के अंदर जाते हैं। मतलब ये भी बड़ी एक सोचने की बात है। बहरहाल चूँकि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डार साहब ने बहुत जिक्र कर दिया, तो थोड़ा सा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 लीडरों की भी खबर ले लूँ। एक तो 5 जुलाई की निस्बत से सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब मुराद अली शाह साहब, उनका बयान छपा है। उन्होंने कहा कि 5 तारीख यानी 5 जुलाई जो है ये पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है। क्यों है स्याह दिन? इसलिए कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके पाकिस्तान के अंदर मार्शल लगाया था, जिसके 2 बरस के बाद तकरीबन 4 अप्रैल 1979 में 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती ड्रामे के बाद जो जुडिशल एक पूरा एक कैंगरू कोर्ट था उसके ज़रिए उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया गया था। लेकिन जहाँ 5 जुलाई 1977 एक तारीख दिन है, शायद मुराद अली शाह साहब को यह एहसास हो कि 9 और 10 अप्रैल
2022 भी बड़े तारीख दिन है पाकिस्तान की, बल्कि ये 5 जुलाई 1977 से ज़्यादा तारीख है। बोला वो क्यों? इसलिए कि 5 जुलाई में जो कुछ हुआ था पीएनए की मूवमेंट के नतीजे में 1977 में, उसके पीछे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ एक पीएनए का अलायंस था जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिला हुआ था। उनके साथ मिल के एक मूवमेंट चलाई गई पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद ये सब हुकूमत के शिरकतदार भी बन गए थे थोड़ी देर के लिए जनरल ज़ियाउल हक के साथ। और उसके अंदर न सिर्फ जमात इस्लामी थी, बाकी मजहबी जमातें थी। ये जितने भी धड़े आज PMLN के अंदर शामिल हैं, मुख्तलिफ किस्म के अल्ट्रा कंजर्वेटिव, ये सारे के सारे पाकिस्तानी सियासत के जितने भी धड़े इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, ये सब उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ थे। तारीख दिन इसलिए है 9 और 10 अप्रैल 2022 का रजीम चेंज ऑपरेशन, कि जिस तरह से उस वक्त अपोजिशन की सियासी जमातें फ़ौज के हाथों में खेली, जर्नलों के हाथों में खेली, उसी तरह इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए 2022 में ये सारे के सारे जो हैं जनरल बाजवा के हाथ में खेले। यानी आप कह लें कि 45-50 बरस का वक्त गुजर गया और कोई लर्निंग नहीं हुई कि जो चीज़ उस वक्त की गई थी वो तारीख था, वो गलत था, और जो चीज़ बाद में की गई वो भी गलत है। एग्जैक्टली वही खेल जो है वो दोबारा खेला गया। बहरहाल आगे चलें ज़रा। दूसरे जो लीडर हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा बड़े लीडर हैं, जनाब मुराद अली शाह साहब से बहुत ही बड़े लीडर हैं, बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बातें तो बहुत सी की, उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए एक्स फॉरेन मिनिस्टर। वजह नहीं मुझे समझ आई कि अल जज़ीरा को उनका इंटरव्यू देने की क्या वजह थी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वजह समझ आ जाएगी। उसके दरमियान में उन्होंने एक चुपती भी बात की, उनसे हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बात की कि उन्होंने बड़ा कंडेम किया इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन, हेल्ड इन अबेयंस हिंदुस्तान वगैरह वगैरह सब चीज़ों को। अच्छी बातें भी उन्होंने की, बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की बातें की। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान में। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफगानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये खुद से उनकी अपनी, यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख्याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में कि बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पर बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है, और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। बड़ी चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। अब आएँ उस चीज़ पे जो मेरा एक्चुअल मतलब टॉपिक है, जो पज़ल है। वो पज़ल ये है कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की ट्रेड डील जो टीम थी जिसने अपने विज़िट को वाशिंगटन में एक्सटेंड किया था ट्रंप टीम के साथ अपनी नेगोशिएशन को मुकम्मल करने के लिए, वो नाकाम, नामुराद और फ्रस्ट्रेट होकर वापस फ्राइडे की इवनिंग में हिंदुस्तान जा चुकी है। और हिंदुस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जो हैं, उन्होंने रिटेलिएटरी ड्यूटीज़ का अमेरिका के ख़िलाफ़ भी उन्होंने ऐलान कर दिया। अब हिंदुस्तान रिटेलिएटरी ड्यूटीज़ की बात भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी, उनको उम्मीद है और हो भी जाएगी, उनको उम्मीद है कि जुलाई ही के महीने के अंदर अंदर वो ट्रंप टीम के साथ अपनी एक ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज कर लेंगे। तहम उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को आप ये 9 जुलाई या 8 जुलाई की जो डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने दे रखी थी, इस पर आप पाबंद नहीं कर सकते। हमने ट्रेड डील वो करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो, हमारे अवाम और हमारी नेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती हो, तो हम किसी डेडलाइन के तहत नहीं कर सकते। अब याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जब उन्होंने सब कंट्रीज़ के ऊपर एक अप्रैल में या मार्च के आखिर में अप्रैल में ऐलान कर दिया था, तो हिंदुस्तान पे उन्होंने 26% पाकिस्तान पे 29%,
9% ड्यूटीज़ का ऐलान किया था, लेकिन मेरा ख्याल है तमाम कंट्रीज़ को उन्होंने बाद में एक इंटरम रिलीफ के तौर पे 10% ड्यूटीज़ दे दी थी और उन्होंने 9 जुलाई 2025 की एक डेडलाइन रखी थी कि इससे पहले हमने अपनी ट्रेड डील्स नेगोशिएट करनी है। अब तक सिर्फ 2 ममालिक की ट्रेड डील नेगोशिएट हो सकी है, एक वियतनाम की जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 20% ठोके हैं, और दूसरी ब्रिटेन को, उनको बिल्कुल ही मतलब सस्ता ही छोड़ दिया है मेरा ख्याल है ब्रिटेन को। और उसके बाद अब एक तरह से पाकिस्तान की ट्रेड डील जो है वो उनके साथ होगी, जिसकी अभी तक फाइन प्रिंट डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई। एयरफोर्स 1 पे जो प्रेसिडेंट का सरकारी त्यारा होता है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरा बहुत पुराना हो गया है, शर्म की बात है कि इतना पुराने जहाज़ में मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे तो कतर ने जो नया जहाज़ दिया। बहरहाल एयरफोर्स 1 के ऊपर ट्रैवल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मैं सबके साथ अलग अलग बैठ के बड़ा मुश्किल है काम करना, मैं इसी दिन में, ये जो अभी वीकेंड है, इसमें मैं 12 लेटर्स इशू कर रहा हूँ, और ये 12 लेटर्स सारे दुनिया के 12 ममालिक में इशू हो रहे हैं, जिसमें एक पाकिस्तान को इशू होगा, एक मुख्तलिफ होगा कि हमने आपके लिए क्या टर्म्स जो है वो डिसाइड किए। तो वो तो चलिए भी लेटर सामने आएगा। अब हिंदुस्तान का, अब हम इसके ऊपर आए इस पजल की तरफ कि हिंदुस्तान को डील नहीं मिल रही, पाकिस्तान को डील मिल गई है। पाकिस्तान के अखबारों में बड़े खुशी के शादियाने जो हैं वो बजाए जा रहे हैं, किसी ने वैसे नोट नहीं किया इसको बहुत ज़्यादा। एक तो वजह उसकी साइज़ है। हिंदुस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के साथ वो अंदाज़न कोई $180 बिलियन का सालाना है, और उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। ये दोनों चीज़ें हैं इसमें मर्चेंडाइज गुड्स भी हैं और इसमें सर्विसेज भी हैं। और जो गुड्स एंड सर्विसेज में इसमें, और इस $180 बिलियन का जो ट्रेड है, इसमें $30 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो कहीं 30 बिलियन लिखा हुआ है, कहीं 45 बिलियन लिखा हुआ है, लेकिन $30 बिलियन का मुझे मेरा ख्याल है फिगर मैंने चेक किया है, जो हिंदुस्तान के फेवर में है। जबकि पाकिस्तान का टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो अमेरिका के साथ है वो $5 से $6 बिलियन है। इसमें गुड्स भी हैं, इसमें सर्विसेज भी हैं, और इसमें से अंदाज़न $3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान के फेवर में। यूँ हिंदुस्तान का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है, और उनका ओवरऑल जो ट्रेड है वो तकरीबन 30 गुना ज़्यादा है। यानी कहाँ 6 बिलियन कर लें, कहाँ 180 बिलियन कर लें, तो उनका ट्रेड वॉल्यूम जो है वो 30 टाइम्स 30 गुना ज़्यादा है। अच्छा, हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर भी ट्रेड का बड़ा डिफरेंट है अमेरिका के साथ। उनकी एक्सपोर्ट्स प्रिंसिपली फार्मास्यूटिकल हैं, जो अमेरिका को फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल चाहिए हिंदुस्तान से, बहुत एसेंशियल है अमेरिका के लिए। कोविड-19 के दिनों में आपको याद होगा मशीन पार्ट्स भी अमेरिका को हिंदुस्तान से मिलते हैं, मशीन पार्ट्स भी मिलते हैं, और उसके अलावा जेम्स हैं, उसके अलावा फिर उनके टेक्सटाइल्स हैं, उसके अलावा उनकी आईटी सर्विसेज हैं, जो कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है उनका। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कैलिफोर्निया के अंदर वेस्ट कोस्ट में जो बहुत सी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, और बहुत सी कंपनीज़ हैं, इनके जो बैक एंड ऑपरेशंस हैं सिलिकॉन वैली के, वो हिंदुस्तान में हैं। और बैक एंड ऑपरेशंस की भी बहुत बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान के जो आईटी उनके जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जो गुरुज़ हैं सारे के सारे इस वक्त अमेरिका के अंदर डिसीजन मेकर हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और वो उन्होंने सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो हिंदुस्तान में पीछे शिफ्ट कर दी हैं। बहरहाल हिंदुस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस ट्रेड के ऊपर। अब अगर पाकिस्तान का हम स्ट्रक्चर देख लें, पाकिस्तान की सारी जो एक्सपोर्ट है आज आके वो टेक्सटाइल की है, जिसमें अंदाज़न 3.6 बिलियन मर्चेंडाइज की बात हो रही है, $3.6 बिलियन का पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिका से मर्चेंडाइज की, वो सिर्फ $0.6 बिलियन की हैं। तो टोटल ट्रेड बन जाता है $4.2 बिलियन का मर्चेंडाइज गुड्स का, और उसमें से $3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के फेवर में, और ये अमेरिका के हिसाब से ये ट्रेड इम्बैलेंस है। सर्विसेज का जो मैंने थोड़ा सा देखा, चर्चा तो बहुत है सर्विसेज का, लेकिन सर्विसेज में जो IT सर्विसेज वाले हैं वहाँ पर अमेरिका की कंपनीज़ को थोड़ा सा एज हासिल है, मिनिमम सा, लेकिन वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है उसमें ट्रेड का मामला। अच्छा, डेविल लाइज इन द डिटेल कि हो क्यों, झगड़ा है क्या, जहाँ पर आप देखते हैं कि फ़र्क, जो अप्रोचेस का फ़र्क आपको नज़र आता है हिंदुस्तान का पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिंदुस्तान से चाहते हैं कि हिंदुस्तान उनसे कॉर्न ख़रीदे। एग्रीकल्चर मार्केट में, हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट है, उसमें अमेरिका को एक्सेस मिले। अमेरिका से हिंदुस्तान कारें खरीदे, मैं हैरान हूँ अमेरिका से हिंदुस्तान कौन सी कारें खरीदेगा, क्योंकि इस मुल्क के अपने अंदर जितने लोग, मैं रह रहा हूँ 2.5 साल से यहाँ, तो लोग अपनी कारें खुद नहीं खरीदना चाह रहे, अमेरिका की बनी हुई कारें, मतलब बस गरीब ही लोग खरीदते हैं यहाँ की कारें। बाकी तो सारों ने, जिनके पास अच्छी कारें हैं उनके पास या जर्मन कारें हैं या जापानीज एक्सपेंसिव कारें, अमेरिका की कारें हैं वैसे लोगों के पास, लेकिन अमेरिका की कौन सी कारें जो है वो हिंदुस्तान खरीदेगा। उसके अलावा ऑटो पार्ट्स खरीदेगा, उसके अलावा ऑयल क्रूड भी अमेरिका से ले, उसके बाद जाहिर है कि अमेरिका से एडवांस वेपन सिस्टम ले। अब हिंदुस्तान ने ये इंडिकेशन तो दिया है कि हम आपके एडवांस वेपन सिस्टम जो है वो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। और इंडिया के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फार्मिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कम्युनिटीज़ और उनकी पॉलिटिकल लॉबीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। बड़ा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक ऑपोजिशन है, हिंदुस्तान के अंदर अदालतें हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक नेगेटिव कॉन्ट्रेरी क्रिटिकल पब्लिक ओपिनियन एग्जिस्ट करती है। ये वो बदनुमा किस्म की चीज़ें हैं खौफनाक, जो पाकिस्तान में सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन हिंदुस्तान का एक और भी मसला ऐसा है कि छपा बहुत कम है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन मैंने इस पर खासी रिसर्च की है। इंडिया, इन दोनों में इतना नहीं छपा हुआ जितना मुझे एडिशनल काम इस पर करना पड़ गया। इंडिया का एक झगड़ा गुज़श्ता चंद दिनों में बायलैटरलिज्म का भी है
क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मौका मिले कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के हवाले से उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उस हवाले से रोल प्ले करें। इंडिया की साइड से टोटल शटअप कॉल है, नो है। वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जम्मू एंड कश्मीर हो कोई भी इश्यूज़ हो, ये टोटल हमारी बायलैटरलिज्म और बायलैटरल होगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएशन का और उनके नोबेल प्राइज़ देने का कोई स्कोप जो है वो इसके दरमियान में नहीं पाया जाता। ये भी एक झगड़ा है जो जिसकी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है हिंदुस्तान से। अब आए ज़रा पाकिस्तान की साइड। पाकिस्तान की साइड पे अखबारों में बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, वैसे दो स्टोरीज छप चुकी हैं गुज़श्ता 24 घंटों में, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है। पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है फौरी तौर पे कि अमेरिका से हम क्रूड ऑयल ले लेंगे, और उसके अलावा ये चीज़ छप रही है कि पाकिस्तान की मिनरल इंडस्ट्री के अंदर अमेरिकन कंपनीज या अमेरिका से इन्वेस्टमेंट होगी, एनर्जी में इन्वेस्टमेंट होगी, टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट होगी, किसी हद तक जो इलॉन मस्क का इसे कहते हैं स्टारलिंक प्रोग्राम है उसका भी जिक्र जो है हो रहा है, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन की चीज़ें हैं। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से जो एसोसिएट्स हैं ट्रंप ख़ानदान के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जो अप्रैल में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था पाकिस्तान की हुकूमत ने। और जो चीज़ मुझे समझ आई है वो ये कि पाकिस्तान के जो ट्रेड नेगोशिएशन है उसका एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें पाकिस्तान बुनियादी तौर पर कामयाब इसलिए है कि पाकिस्तान एक रिसोर्स डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान ने जो मिनरल एक्ट्स अपने बनाए हैं, जो मेरा अभी तक केपी से पास नहीं हुआ, लेकिन जो फेडरेशन से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से और GB आज़ाद कश्मीर वगैरह से पास हो गए। ये जो मिनरल एक्ट पाकिस्तान ने ये फैसिलिटेट करते हैं, ये मिनरल कानून साजी की गई है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, और तवक्को ये है कि ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी लिथियम के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, नियोबियम में जो रेयर अर्थ हैं, और ये चाहिए इलेक्ट्रिक बैटरीज़ के लिए, मुख्तलिफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका को चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जिसका बहुत ज़्यादा नाम लिया गया है वो है कि रिको डिक के अंदर भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। वैसे तो बैरेक गोल्ड जो है, जिसने जब फोरम हुआ था मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, उसमें बैरेक गोल्ड ने शिरकत की थी, वो कैनेडियन है, लेकिन उसके US पार्टनर्स भी हैं, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि रिको डिक में उसकी मजीद एक्सपेंशन जो है होगी। अब वापस आए, दोनों का कंपैरिजन का फ़र्क देखें क्या है। हिंदुस्तान के अंदर चूँकि एक अपोजिशन एग्जिस्ट करती है, वहाँ चूँकि फार्मर्स की लॉबी एग्जिस्ट करती है, वहाँ चूँकि मैन्युफैक्चरर्स की लॉबी एग्जिस्ट करती है, वहाँ हुकूमत को हर कदम फूंक के उठाना पड़ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि पॉलिटिकल रेपरकशंस क्या होंगी उनकी किसी भी ट्रेड डील की। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई सवाल ही नहीं है, इस किस्म का कोई कंसर्न ही नहीं पाया जाता, बिकॉज पाकिस्तान की सारी ऑपोजिशन जेल में है। पाकिस्तान का सारा मीडिया जो है वो बेचारा खलास बंद हो चुका है, पाकिस्तान का अदालतें खलास हो चुकी हैं, सब कुछ बंद हो चुका है। पाकिस्तान में किसी भी किस्म का क्रिटिकल ओपिनियन, क्रिटिकल देखा भी नहीं होगा आपने पिछले 24 घंटों में कि किसी ने इसकी बात हुई हो कि पाकिस्तान में जो ट्रेड डील करके साइन आ गए हैं वो क्या चीज़ पे उन्होंने जाके फाइनल नेगोशिएशन की है। और अच्छा, अब इसमें जो है क्या सारा कि ये वादे तो सारे कर लिए गए, लेकिन पाकिस्तान की जो एबिलिटी टू डिलीवर है इस पूरी की पूरी जो इन्होंने ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दी है मिनरल्स के हवाले से, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया है कि उसके बारे में बहुत शकूक है कि डिलीवरी कर ही नहीं सकेंगे, बिकॉज ये जो मिनरल पूरा का पूरा फ्रेंचाइज है, इसकी सिर्फ फिजिबिलिटी बनते बनते, इसकी सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बनते बनते 2 से 4-5 साल लग जाते हैं। तो इसमें डिलीवरी कब होगी इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं पाई जाती। बहरहाल अभी इतना ही, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।